So, smile everyone. You're being captured. ये चलो, अभी अटेंडेंस हो गई मार्क और अब हम चल रहे हैं हमारी बायो के चैप्टर की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट वन। और अब आप लोगों ने यहाँ पर, मैंने आपको ये 5 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, किस किसने कर लिए जल्दी से बताओ। मैम मैंने। बाकी किसी ने भी नहीं? मैम इजी थे। ये इजी थे। चलो जल्दी से आंसर्स डिस्कस करते हैं फटाफट से, बदमाश बच्चे अगर नहीं पढ़ाई करोगे तो अलका मैम किसी मैजिक वॉन्ड से मार्क्स नहीं दिलवाती हैं। अलका मैम सिर्फ करेक्ट पाथ गाइड करती हैं, फॉलो आपको करना है, अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे, फॉलो नहीं करोगे तो अलका मैम से पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, इसीलिए प्लीज फोकस एंड स्टडी वेल। सो हु रिफाइंड द सेल थ्योरी, हु रिफाइंड सी। उन्होंने डिफाइन नहीं कहा, उन्होंने रिफाइन कहा। तो सी सेल थ्योरी दी डॉल्स। थी शेल्डन और श्वान ने, है ना? Define जो कि एक, जो शेल्डन एंड श्वान ने हमें सेल थ्योरी दी थी, लेकिन उसे रिफाइन किया था रडोल्फ विरशॉ ने, विच इज सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। कौन से bacteria. इसमें से बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक होते हैं? बैक्टीरिया। Bacteria. वेरी गुड। नेक्स्ट, डीएनए इज एसोसिएटेड B. विद व्हिच प्रोटीन? हिस्टोन्स। B. हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन्स। वेरी Correct. गुड। It's In prokaryotic cells, dash is present instead of nucleus, so that is nucleoid. nucleoid. Nucleoid is present instead of nucleus. A science student wants to view the plasma membrane and other cell organelle of a rabbit cell. Which of the microscope he should कंपाउंड। use? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि उसको सेल ऑर्गेनेल्स पढ़नी है, ओह। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़नी है, उसको सेल नहीं पढ़ना है। उसको सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को डिटेल में देखना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही शुड मैंने यूज। नॉर्मल वाला लिखा था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। एक मिनट। क्लियर है सबको? ओके, चले आगे। यस मैम। मेरी आज ये पीडीएफ क्लियर लग रही है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है हल्की सी ब्लर है, जैसे इंटरनेट वीक होता है तो जैसे ब्लर होती है ना, वैसा ब्लर लग रहा है आज। सबको क्लियरली विजिबल है बुक? यस Yeah. मैम। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो हमने 8th में भी बहुत अच्छे से किया था, 7th में हमने इसका ग्लिम्स लिया था, और अब हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ना है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर हम सबसे पहले सेल की आउटर बाउंड्री को पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन Cell membrane. और सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट कवरिंग को आप सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों कह सकते हैं, और इसके बाहर भी एक कवरिंग होती है विच इज कॉल्ड एज सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। तो इस सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है और ये किस तरीके से है, ये भी अभी हम बात करेंगे। देन हमें पढ़ना है यहाँ न्यूक्लियस, विच इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ सेल। जैसे कि सीपीयू होता है टू अ कंप्यूटर, जैसे कि ब्रेन होता है टू आवर बॉडी, बिल्कुल उसी तरीके से न्यूक्लियस होता है टू अ सेल। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक कंटेंट है, जेली लाइक कंटेंट से ना ऐसा इमेजिन करके रखा करो कि वो पानी की तरह नहीं है, कि आपने ऐसा बॉटल खोला और वो ऐसा किया और वो सब पोर हो जाएगा नीचे, ऐसा नहीं है। कैसा है पिक्चर, अगर आपने बॉटल खोला और उसको ऐसा किया तो वो पक करके नीचे गिरेगा पूरा एक साथ। तो वो एक चीज है जेली लाइक, जैसे जेली होती है ना, हाथ पे खेलते हैं जेली से, वो एक चीज होती है ना। जैसे स्लाइम होती है, स्लाइम, स्लाइम होती है ना, सबने स्लाइम से खेला है ना। एक तरफ से स्लाइम उठाओ, पूरी स्लाइम हाथ में आ जाएगी ना। पर एक तरफ से पानी को उठाओ, पूरा पानी हाथ में आ जाएगा क्या, जो फ्लोर पे गिरा है? नहीं आएगा ना। तो वो वाटर नहीं है, वो साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक है, मतलब एक तरफ से उठाओगे तो पूरा साइटोप्लाज्म ऐसा हाथ में आ जाएगा। तो ऐसा पिक्चर क्रिएटेड रखो साइटोप्लाज्म के लिए अपने माइंड में, जो कि सेल के अंदर है, वो एक चीज है और उसके अंदर एम्बेड हो रखी है ऑर्गेनाइज, उसके ऊपर स्टडीड है, ऐसे Mama, जैसे teacher gave the example of rice pudding. राइस पुडिंग या वाटरमेलन। जैसे राइस पुडिंग, दलिए के अंदर अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो सकते हैं, या पीना वहाँ उसमें रेजिन्स हो सकती है, बिल्कुल उसी तरीके से वाटरमेलन में जैसे सीड्स होती हैं, तो उस सॉलिड पार्ट में एम्बेडेड है ना सीड्स, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, अभी नेक्स्ट करें।
राइट, तो अब हम समझ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सबसे पहले हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? मैम की plasma membrane is also known as cell membrane. वो हम्म, सेल के आउटर पार्ट में लाइक ऐसे होता है कवरिंग होता एंड है। Ma'am, they are not present in animal cells. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन एवरी सेल, The लेकिन cell उसके wall अंदर is not पोर्स होते present. हैं, लेकिन उसके अंदर होल्स होते हैं which allow other particles to To exchange. टू गो टू एंड फ्रो, है ना? हाँ इस तरीके से उसमें होल्स होते हैं। तो होल्स होते हैं, तो इसका मतलब कुछ भी अंदर बाहर कर सकते हैं यहाँ पे? नहीं, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होल्स हैं ये। तो ये लेयर इज सिलेक्टिवली परमिएबल। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? Yes, ma'am. तो पोरस होती है ये आउटर कवरिंग, जैसे बॉल पे होल्स हो रखे हैं, ऐसे होल्स हैं, लेकिन सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल जैसे बैंक के बाहर बैठा हुआ गार्ड होता है, किसी को जाने देता है, किसी को नहीं जाने देता, है ना? तो तो इसको क्या कहते हैं? सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, राइट? Right. राइट, ओके। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऑल दी सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, पेरिक्सोसोम्स, गोल्जी अपैरेटस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब एक यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पैक्ड है। आ रही है बच्चे बात समझ में सबको? इन एनिमल सेल्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। तो ये एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेकिन प्लांट सेल में इसके बाहर भी एक थिक कवरिंग है, जिसे हम क्या कहते Cell हैं? wall. सेल जिसे हम वॉल सेल वॉल कहते हैं। लेकिन हम खैर प्लांट सेल्स को हम सर्कुलर नहीं बनाएंगे, स्फेरिकल नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम प्लांट सेल्स को? इन अ पॉलीहेड्रन। पर्टिकुलर पॉलीगोनल शेप पॉलीहेड्रन या पॉलीगोनल शेप या फिर पॉलीहेड्रन शेप बोलेंगे उस शेप को। इस तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे शो करेंगे, क्योंकि प्लांट सेल्स आर पॉलीगोनल इन शेप। ठीक है, आ गई बच्चे बात समझ में? राइट। अब हमें आगे चलना है और इसके बारे में और डिस्क्राइब करते हैं चीजों को। थोड़ा सा जो आउट ऑफ सिलेबस होगा वो छुड़वा दूंगी। राइट, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ थिन डेलिकेट इलास्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी करेक्टरिस्टिक कि ये इलास्टिक है, एंड सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। नोट करो ये सब। थिन है, पतली सी होती है, डेलिकेट होती है, मतलब अगर कोई चीज खुद ही डेलिकेट है तो वो ऑफ कोर्स Thinner. वो वो ऑफ कोर्स दूसरे को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। तो प्रोटेक्शन के लिए कोई और वॉल तो चाहिए, सेल है ना? तो ये थिन है, ये डेलिकेट है, ये इलास्टिक है, और ये सिलेक्टिव परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब किसी चीज को अंदर जाने देगी और किसी चीज को नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि मूड है इसको जाने देंगे और इसको नहीं जाने देंगे। काम की चीज है तो अंदर जाने देंगे, नहीं काम की है तो नहीं जाने देंगे। ठीक है बच्चे? Now the membrane is almost 75% made up of phospholipids. लिपिड्स, जहां भी आज के बाद आप वर्ड पढ़ेंगे आपके मन में पिक्चर क्रिएट हो जानी चाहिए फैट्स की, फैट्स जैसे ऑयल्स की। लिपिड्स एक तरीके के फैट्स या ऑयल्स ही हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स मतलब ऐसे लिपिड्स जिसके अंदर एक एलिमेंट फॉस्फोरस है। तो ये फॉस्फोलिपिड से बनी हुई एक लेयर होती है। स्ट्रक्चर कैसा होता है अभी बात करते हैं इसके बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स आप ऐसे समझ सकते हो जैसे शुगर्स। तो ऐसे समझ लो, पॉलीसेकेराइड वर्ड को कॉमन लैंग्वेज में क्या समझोगे? दे शुगर आर शुगर्स। तो अब नाइन्थ में हो गए हो ना, तो अब शुगर वर्ड टर्म नहीं यूज करोगे, जहां पर उनकी एक टाइप स्पेसिफिक रख लिखेंगे तो वहां लिखेंगे पॉलीसेकेराइड्स। तो अब ये क्या है? ये जो लेयर है इसके अंदर प्रोटीन भी होंगे, फॉस्फोलिपिड की जो लेयर होगी
इसके अंदर कहीं कहीं प्रोटीन्स भी होंगे, कहीं ऊपर, कहीं नीचे, कहीं बिल्कुल ऐसे बीच में। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोटीन्स भी होंगे यहाँ पर, कोलेस्ट्रॉल्स भी होंगे इनसे जुड़े हुए, और साथ में शुगर पार्टिकल्स भी होंगे जुड़े हुए। तो इन तीनों चीज, ये जो फॉस्फोलिपिड लेयर है, इसके अंदर प्रोटीन्स और साथ में कोलेस्ट्रॉल और साथ में Sugars. शुगर्स, ये सब लगे होते हैं इन फॉस्फोलिपिड लेयर्स के साथ। अब आगे चलते हैं और देखते हैं, सिंगर और निकोलसन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ये बता रही हूँ, एग्जाम में ये बात अक्सर आती है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसने लिखा था, किसने बताया था? सिंगर एंड निकोलसन ने, इन्होंने प्रपोज किया था। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये कैसे फंक्शन करती है और इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ठीक है बच्चे? आई बात समझ में अभी तक इतनी? Ma'am, is that SJ singer? कम अगेन बेटा। मैम, सिंगर के आगे SJ लिखा हुआ है या फिर एस SN? जे लिखा हुआ है बेटा, पर वो फुल नेम नहीं भी आएगा एग्जाम में तो चलेगा। सिंगर एंड निकोलसन इज गुड इनफ। साइंटिस्ट के फुल नेम आपको नहीं भी आएंगे तो चलता है बेटा वो, ठीक है? Okay, ma'am. चले अभी आगे। Yes, ma'am. Now, according to this model, plasma membrane is made up of double layer of phospholipids. तो ऐसे है जैसे एक लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, दूसरी लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और ये दोनों आपस में कुछ जुड़ी हुई हैं ऐसे। तो ऐसी होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड की एक लेयर और दूसरी लेयर, तो डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होती है, ठीक है? तो फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। टू काइंड्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट इन द फ्लूइड ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसमें दो तरीके के प्रोटीन्स जो हैं वो फ्लो करते हैं, जैसे कि इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स, जो कि कंप्लीटली कवर करते हैं लिपिड बाइलेयर को, एक्सट्रिंसिव और पेरिफेरल। अभी ये कोई नहीं लिखेगा, अभी सिर्फ सुनो और मैं बताती हूँ इसमें से कितना याद रखना है, कितना भूल जाना है। दूसरे प्रोटीन्स होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, जो कि आउटर कवरिंग में होते हैं या इनर कवरिंग पे होते हैं लिपिड बाइलेयर की। मतलब क्या है कहने का? देखो बेटा, सबसे पहले ऐसे समझो कि फॉस्फो लिपिड लेयर होती क्या है। तो इट्स लाइक अ हेड एंड अ टेल, इट्स लाइक अ हेड एंड अ टेल। तो एक लेयर बनाऊं पहले पूरी, ये हो गई बेटा एक लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और ये हो गई दूसरी लेयर। दोनों लेयर इस तरीके से अरेंज्ड है, राइट? अब इसमें दो तरीके के प्रोटीन हैं, एक जो कंप्लीटली कवर कर लेते हैं लिपिड बाइलेयर को इस तरीके से, पूरी बाइलेयर को कवर कर रहे हैं, इतने बड़े प्रोटीन्स हैं। और दूसरे किस तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, जो कि पेरिफेरल्स पे, इसकी बाउंड्रीज पे प्रेजेंट होते हैं सिर्फ। आ रही है बच्चे बात समझ में? देखो, ये रहा आपका इंटीग्रल प्रोटीन, पूरा प्रोटीन जो फॉस्फेटलिपिड बाइलेयर को पूरा कंप्लीटली कवर कर रहा है, और कुछ पेरिफेरल जो सिर्फ या तो आउटर बाउंड्री की तरफ है या इनर बाउंड्री की तरफ। इनर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री, ये आधा सा दिख रहा है पर आउटर बाउंड्री, आधा सा दिख रहा है बट आउटर बाउंड्री। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है मैम ना? It ये is क्या है? described as numerous protein icebergs embedded in the sea of lipids. तो इसमें क्या है, बहुत सारे प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं बड़े से समुद्र में लिपिड बाइलेयर के। तो ये जो लिपिड्स की लेयर है, ये जो फैट्स की लेयर है, दोनों इनके बीच में एम्बेडेड होते हैं प्रोटीन। किस लिए होते हैं? चैनल बनाने के लिए। इंटीग्रल प्रोटीन्स वो चैनल बनाते हैं बेटा, किस चीज का? यहाँ से चीजों को एब्जॉर्ब करने का, यहाँ से चीजों को एब्जॉर्ब करने का, या फिर एक्सक्रीट करने का। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? Yes, ma'am. यस मैम। मैम ये क्या है? क्या क्या है बिट्टू? मैम अभी ये बता रही हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और मतलब शुगर्स, इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स में ही तो चेंज हो जाती है ना, ये वही चेन है जो प्रोटीन से जुड़ी हुई है।
ठीक है, क्लियर एवरीवन और नॉट? स्ट्रक्चर समझ में Yes, आ गया ma'am. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, मैम है ना? इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक होता है जो इंटीग्रल, मतलब उसको पूरे तरीके से उसके अंदर ही समाया हुआ है ना, एंड तो मैम पूरा का पूरा प्रोटीन। और पेरिफेरल, पेरीफेरी वर्ड का मतलब होता है आउटर बाउंड्री पे। जैसे मैं कहूँ कि दिल्ली के पेरिफेरल रीजन पे जाके देखो वो मेला लगा, पेरिफेरल, पेरिफेरल मींस आउटर बाउंड्री पे। तो पेरिफेरल होती है बाउंड्रीज, या इंटरनल बाउंड्रीज या एक्सटर्नल बाउंड्रीज। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स मतलब जो सिर्फ बाउंड्री पे, देखो ये आउटर बाउंड्री है ना, इस तरीके से सेल होता है ना, तो ये आउटर साइड में है, और ये इस तरीके से ये इनर साइड पे। Ma'am, आई बच्चे बात? integral in है. इंटीग्रल पूरे में है, पूरे पूरी लिपिड बाइलेयर को कवर कर रहा है। और और जो पेरिफेरल है वो या तो सिर्फ इनर बाउंड्री पे है या सिर्फ आउटर बाउंड्री, या तो सिर्फ इनर पेरिफेरल पे है या फिर सिर्फ आउटर पेरिफेरल पे है। ओके मैम। आ गई बात समझ में सबको? क्लियर Yes, है? ma'am. ओके। अब ये प्रोटीन्स करते क्या है, ये क्यों है इसके अंदर, इनका काम क्या है? तो सबसे पहले तो ये एंजाइम्स हैं फॉर कैटालाइजिंग केमिकल रिएक्शंस विद इन द मेम्ब्रेन। एक्चुअली पता है कि अगर हमारी बॉडी में एक स्पेशल केमिकल कैटलिस्ट नहीं हो, कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, अगर ये नहीं हो तो हमें खाना हजम करने में सालों साल निकल जाए बेटा, बट हमें तो कुछ आवर्स में ही खाना हजम हो जाता है, बिकॉज ऑफ दीज कैटलिस्ट्स। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये काम क्या करते हैं, ये एंजाइम्स जैसा काम करते हैं इन कैटलाइजिंग, मतलब इन स्पीडिंग अप दी रिएक्शंस। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। Ma'am, और ये क्या करते हैं, और ये प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट करते हैं दूसरे प्रोटीन को, या पास करवाते हैं बाकी वाटर सॉल्युबल आयंस को। तो प्रोटीन्स को पास करवाना, जैसे यहाँ लिखा है चैनल प्रोटीन, तो प्रोटीन्स को पास करवाना या फिर दूसरे वाटर सॉल्युबल आयंस को पास करवाना, मतलब आयंस अंदर चाहिए तो अंदर ले आओ, बाहर चाहिए तो बाहर ले जाओ। ऐसी ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रो कौन करवाता है, ये जो प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं बायलेयर में ये करवाते हैं ये काम। ठीक है। नेक्स्ट इज पंप फॉर, ओके। अब पंप्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझने के लिए जल्दी जल्दी से पहले तीन चीजें समझते हैं। सबसे पहले एक टर्म समझते हैं ऑस्मोसिस, फिर हम एक टर्म समझते हैं डिफ्यूजन, अभी बहुत डिटेल में ही आएगी भी, और फिर हम एक चीज समझते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये तीनों चीजें क्या हैं बायो में समझनी बहुत जरूरी है। आप लोगों ने रात को कभी मम्मा को किशमिश भिगोते हुए देखा है? yes, क्या ma'am. हो जाता है सुबह उसको? इट Oh, गेट्स स्वेलन अप। इट it स्वेल्स becomes अप, soft. राइट? मैम इट स्वेल हो स्वेल्स अप, जाती है। इट स्वेल्स अप। और उसके पीछे क्या साइंस है जरा सी अभी बताऊंगी, एक ग्लिम्स, फिर उसके बाद डिटेल में इसके डायग्राम्स और इसके नाम भी करेंगे। तो हमारी रेजिन के अंदर क्या होता है, वो रीजन बेचारी ऐसी सी होती है जब हम उसे वाटर में सोक कर देते हैं, है ना, ऐसी सी होती है ना, कमजोर सी। इसे हमने डिप कर दिया पानी में, ठीक है, मेरा पानी मेरे ग्लास से बाहर आ गया पर कोई बात नहीं। तो अब ये हमने क्या किया, रेजिन को वाटर में सोक कर दिया। अब पानी में क्या है, पानी में तो शुगर्स नहीं है, पानी तो प्लेन वाटर है। तो पानी में नो शुगर्स या वेरी लेस शुगर्स या वेरी लेस सॉल्ट्स, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है जो पानी में घुले होंगे दे आर लेस, लेस सॉल्यूट है पानी में, है ना, लेस सॉल्यूट है ना। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट्स क्या है, वो हाई। Higher concentration to lower concentration. रुको, सुनो 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 सुनो, आप जो कह रहे हो मैं उसी को ही और क्लियर कर रही हूँ। वो बचपन में पढ़ा है कि हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, अब उसका पुल क्या है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोर है सॉल्यूट्स, पानी में घुली हुई चीजें यहाँ ज्यादा है ना। तो मैं यहाँ कह रही हूँ लेस सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है,
और यहाँ पर मोर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है। इतनी बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? है ना? अब नेचर का एक रूल है, नेचर हर चीज को डाइल्यूट करने की कोशिश करती है। तो यहाँ से वाटर अंदर जाएगा और कुछ वाटर बाहर भी आ रहा होगा। यहाँ से कुछ वाटर अंदर जाएगा, कुछ थोड़ा सा बाहर भी आ रहा होगा, कुछ अंदर जाएगा, कुछ बाहर भी आ रहा होगा। लेकिन क्या होगा बेटा, अंदर जाने वाला ज्यादा होगा देन बाहर आने वाला। वाई? क्योंकि अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। तो पानी बीइंग अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वो रश करेगा टू इनसाइड द रेजिन। क्यों? क्योंकि अंदर सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है। तो नेचर का रूल है, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो पानी बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ पानी की मूवमेंट हो जाएगी और रेजिन स्वेलअप हो जाएगी। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो जब भी किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, किस वजह से? क्योंकि वहां सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। तो ऐसी स्टेट में हम उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. ऑस्मोसिस क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। कोई एनर्जी नहीं लगी, ना पानी की कोई एनर्जी लगी, ना रेजिन की कोई एनर्जी लगी। है ना? अच्छा, और ये बात हम कैसे प्रूव कर रहे हैं कि पानी थोड़ा सा तो बाहर भी आ रहा है? क्योंकि जब आप इस पानी को पीते हो तो ये बिल्कुल मीठा मीठा पानी होता है कि नहीं होता है? किशमिश का पानी सुबह सुबह मीठा होता है ना बहुत। वो पानी भी पी लो अगर तो, अगर आपने रेजिन्स को वॉश करके सोक किया है, तो आप वो वाटर पी भी सकते हो बाद में, और वो बहुत ही स्वीट होता है। तो ये किस लिए? क्योंकि थोड़ा सा जो अंदर से वाटर है वो बाहर भी आ रहा है अंदर की शुगर्स लेकर। ओके, तो ये तो हुआ ऑस्मोसिस, जो मैंने क्यों एक्सप्लेन की पूरी स्टोरी, क्योंकि मुझे ये बताना है कि यहाँ कोई एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता। ऐसे ही मैं आपको एक बात समझा रही हूँ। अगर आपकी मम्मा ने इंसेंस स्टिक चलाई है घर में, है ना, अगरबत्ती जलाते हैं ना घर में, तो अगर मम्मी ने इंसेंस स्टिक चलाई है और आप दूसरे रूम में बैठे हो, तो क्या आपको फ्रेग्रेंस आएगी दूसरे रूम तक के नहीं आएगी? तो आएगी। इस इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होते जाएंगे, है ना? और और इसके अंदर भी कोई एनर्जी नहीं लगेगी, अपने आप ही सेल्फ मिंगलिंग अप हो जाती है। ये क्या प्रोसेस है? ये डिफ्यूजन है। यहाँ पर भी पार्टिकल्स की मूवमेंट अपने आप हो रही है, लेकिन यहाँ बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? है ना? यस मैम। और यहाँ इसलिए हो रहा है, ये मूवमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो इसलिए डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे भी कोई एनर्जी नहीं लगती। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है बेटा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? जो मुझे CO2, O2, जो चीजें बाहर है, मुझे सेल के अंदर चाहिए। हम्म। जो अंदर बन गई हैं चीजें, CO2 या और कोई वेस्ट बाय प्रोडक्ट, वो बाहर निकालना है। तो ऐसी टू एंड फ्रो मूवमेंट पे एनर्जी कंज्यूम होती है, इसीलिए हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आई सबको बात समझ में? व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? यस मैम। तो अब एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर कौन रहा है? ये वही प्रोटीन्स हैं जो हमारी लिपिड बाइलेयर में फंसे हुए हैं, जो हमें इन ट्रांसपोर्ट्स को करने में हेल्प करते हैं। अब समझ में आया? सेल से अंदर और बाहर सामान, जो डेलिबरेटली हमें सामान, एक्चुअली ना O2 और CO2 नहीं कह सकते, वो डिफ्यूजन के थ्रू जाता है। लेकिन कुछ भी जो हमारे को अंदर लेना है सेल के या बाहर निकालना है, दैट कैन ओनली बी डन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, गैसेस की बात नहीं करेंगे। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फर्क समझ में आया? आप Yes, करेक्टली टर्म को यूज कर पाओगे सही जगह पे? ओके। yes, यस मैम। नेक्स्ट इज रिसेप्टर प्रोटीन्स फॉर एंडोसाइटोसिस। ये मैं तुम्हें अभी कट करवा रही हूँ कि एंडोसाइटोसिस क्या है, अभी वो कट कर दो, ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर की बात है। ठीक है, ये ICSE के लेवल की चीज है, तो इसको अभी छोड़ दो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सबको क्लियर हुआ? करेक्टरिस्टिक यस मैम। सबको क्लियर हुई? yes, क्या करेक्टरिस्टिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की? वो डबल लेयर्ड है,
लिपिड बाइलेयर बोलेंगे उसके स्ट्रक्चर को, फॉस्फोलिपिड से बना है वो, और उसके अंदर हेड पार्ट्स आउटसाइड है, टेल पार्ट इनसाइड है दोनों तरफ। उनके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं जो कि अलग-अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो लेयर होती है ये पोरस होती है, लेकिन फिर भी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है और डेलिकेट होती है। ठीक है बच्चे? आ गई बात समझ में सबको? Yes, ma'am. ओके। अब हम जा रहे हैं उसके फंक्शंस को और डिटेल में पढ़ने। अगर हमें उसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो अब हमें उसके फंक्शंस भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखो अब इसके फंक्शंस क्या हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन व्हिच रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कंटेंट्स ऑफ द सेल। क्लियर है, हमें पता है ये बात पहले से ही, क्योंकि हमें पहले उसका सिलेक्टिव परमिएबल कैरेक्टर पता है। It performs some physical activities like diffusion, osmosis for the intake of some substances. ये diffusion भी करती है लेयर, ये osmosis भी करती है लेयर। ठीक है। In addition, some other biological activities like active transport and endocytosis are performed by the plasma membrane. अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करती है, और एक फंक्शन जो यहाँ पर लिखा आ रहा है एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस भी करती है। तो ये अब अभी हम जब ऑस्मोसिस डिटेल में पढ़ेंगे तो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस क्या है अभी उसे पढ़ने वाले हैं। तो मैं अभी एक अकेले नाम को इंट्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, अभी इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि एंडोसाइटोसिस क्या है। लेकिन उसमें ये समझ में आ गया कि वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाली चीज है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डिफ्यूजन को, जो मैं अभी आपको बात एक्सप्लेन करके आई हूँ। Um, Ma'am, you are muted. Okay. Diffusion. Diffusion is the random movement of particles from region of high concentration to region of low concentration. तो diffusion भी high concentration to low concentration मूव करती है। जैसे ये है हमारा एक पैन और इसमें बन रहे हैं हमारी मैगी, यमी राइट, और यहाँ चल रहा है उसके नीचे बर्नर, और इसके जो फ्यूम्स हैं ये एयर में आ रहे हैं और वो हॉट है, गर्म है ना, तो हाई काइनेटिक एनर्जी है। और इनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है चीजें मूव करेंगी, और यहाँ वाले पार्टिकल्स इन्हें डाइल्यूट करने आगे बढ़ेंगे। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो हाई कॉन्सेंट्रेशन जहां पर होगी वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स की मूवमेंट हो जाएगी। दैट इज व्हाट, दैट इज डिफ्यूजन। अंटिल यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन इज फाइनली अचीव, तब तक होता है ये हायर टू लोअर, जब तक कि हर जगह पर यूनिफॉर्मली जब जो तक स्मेल है वो स्प्रेड ना हो। एग्जैक्टली राइट, जब तक कि एग्जैक्टली सब जगह यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो जाए। Now, diffusion occur faster in gaseous phase as compared to that in liquids and solids. आपने कभी सुना है डिफ्यूजन होते हुए सॉलिड्स के अंदर? Yes, ma'am. आपने एक दो एग्जांपल दिए थे, but they're very long, time consuming. जैसे? एक तो chalk and on a राइट, board. शाबाश सान्वी, वेरी गुड। कि आप चौक को बोर्ड पर छोड़ दें लिखकर, और आप देखेंगे धीरे धीरे वो जो चौक है वो बोर्ड के अंदर ही सेटल हो गया। अब आप उसे रब करने की कोशिश करेंगे तो वो रब नहीं होगा, अगर आपने उसे ओवरनाइट छोड़ दिया या 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया। और मैम एक था दो मेटल्स को टाइटली बाउंड फॉर अ एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू इयर्स. और नहीं तो कपड़ों पे जो हल्दी का स्टेन लग जाता हाँ. है ना, वो जो स्टेन्स भी होते हैं वो भी क्या है, वो भी सॉलिड का डिफ्यूजन है दूसरे सॉलिड में, क्योंकि जो आपके क्लोथ्स है वो भी तो सॉलिड ही है।
मैम फ्लेक्सिबल है लेकिन है तो सॉलिड ही ना, कंप्रेसिबल थोड़ी है क्लोथ्स। तो सुनो, अभी सुनो। तो हमने डिफ्यूजन देखा, सॉलिड्स में भी देखा, और लिक्विड में डिफ्यूजन कब देखा था हमने? अ, अ, एक कॉपर सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट ओनली। पानी में पोटेशियम परमैंगनेट का पीस हाँ। डाल दो और उसे स्टर नहीं करो, तो वो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होगा? जैसे ये कंटेनर है, आपने मेरे पास पिंक पर्पल कलर में यही अवेलेबल है, तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का पीस रखा पानी के अंदर और आपने उसे स्टर नहीं किया, है ना? ये इस तरीके से है। और आप देखोगे स्लोली स्लोली ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपने आप पूरे वाटर को पिंक कर देंगे। तो दैट इज अगेन हायर कॉन्सेंट्रेशन थी जहां पोटेशियम परमैंगनेट की, वहां से तब तक लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरियाज में जाती रही जब तक सब यूनिफॉर्मली एक डिस्ट्रीब्यूट जैसे नहीं होगा। कलर या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गया। मैम आ रही है बेटा मैम बात इंक समझ इन में कि नहीं आ वाटर। रही? मैम अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जो कलर पाउडर होता है जो गुलाल जिसे बोलते हैं जो होली पर यूज करते हैं, अगर उसको हम ऐसे किसी फैन या एसी के आगे ऐसे स्प्रेड आउट कर दें तो हम्म। फिर वो स्प्रेड होगा तो वो कौन से स्टेट ऑफ मैटर का वो तो पाउडर आप है? सॉलिड्स है, जो पाउडर्ड फॉर्म है वो भी एक सॉलिड फॉर्म होती है, वो तो आप एयर में डिफ्यूज कर रहे हो, जैसे स्मोक डिफ्यूज्ड है। स्मोक भी तो है यहाँ पे, जो तो पोल्यूशन है मैम गैस का व्हीकल्स का जो पार्टिकल है या एग्जॉस्ट है, सॉलिड का? वो तो सॉलिड पार्टिकल है बेटा, क्रश्ड पाउडर ही तो है पर सॉलिड ही तो है। Ma'am, another example for this liquid might be ink in water, right? कम अगेन बच्चा, कम अगेन प्रणव। Ma'am, for this liquid, another example might be ink in water, right? If we pour some यस ink in राइट, water, it will एब्सोल्युटली completely. राइट। राइट, इंक इन वाटर, करेक्ट है ना? ओके। और मैं आपको बता दूं, जो इंक होती है ना वो इन इटसेल्फ एक लिक्विड सॉल्वेंट में एक सॉलिड पार्टिकल होती है बेटा। आपको दिखती है वो यूनिफॉर्म, लेकिन वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होती। ठीक है? ओके। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो। um ये बट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसे एक स्क्रीन पर यू जस्ट लीव समथिंग लाइक दैट आफ्टर सम डेज, दैट जब हटाओगे तो इट विल बी इम्प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। तो कैन वी काउंट दैट एज व्हाट, डिफ्यूजन? कैन इट बी कॉल्ड डिफ्यूजन? एक बार दोबारा पूछ। जैसे आई सॉ समवेयर कि इफ यू जस्ट लीव लाइक इस स्क्रीन को, you just leave it on this laptop for 2-3 days and ये बंद ना हो, and remove the screen after some time, normally screen बंद में भी you can see still readable letters. It will it count as diffusion? आएगी बात। नहीं बेटो, ये तो सॉफ्टवेयर है बच्चे, ये तो सॉफ्टवेयर है। वो सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आप ऐसे सोचो कि अब वो पैरेट केज में बंद किया था और पेंसिल रोटेट की थी, याद है 8th क्लास में? हाँ। यस मैम। तो वो तो परसिस्टेंस ऑफ विजन वाली बात है, वहां हाँ। डिफ्यूजन वाली बात नहीं है। Okay. यहाँ पर भी अगर आप उसे बहुत देर तक कोई एक चीज देखते रहो और वो आपकी आईज में विजन बनाए तो वो परसिस्टेंस ऑफ विजन है। यहाँ पर वो जो आपने ट्यूब्स और आईसीज यूज किए हैं अंदर, उनके ऊपर इम्पैक्ट आ गया उसका, लेकिन कुछ डिफ्यूजन नहीं है, Okay. क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है बच्चे। दिस इज नो सॉलिड एंड लिक्विड थिंग, नो। ओके। हाँ चलो अभी आगे देखो, यहाँ पर हमने क्या बात समझी। हम्म, मैम डिफ्यूजन खत्म कर लिया। नहीं, इस एग्जाम्पल को तो पढ़ना है ना। हाँ। CO2 गैस accumulates in high concentration inside a cell। सेल के अंदर CO2 गैस बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में, जैसे मैंने तुम्हें अभी बोलते बोलते ये बात बोली थी कि सेल के अंदर CO2 ने जाना है या O2 जाना है, फिर मैंने बोला नहीं नहीं, इसके लिए आप टर्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करोगे, आप इसको तो आप डिफ्यूजन ही कहेंगे, गैसेस के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर सकते वर्ड, है ना? तो यही बात वो यहाँ पे बता रहे हैं कि CO2 और O2 डिफ्यूजन के थ्रू अंदर बाहर जाएंगे। इसके अंदर हालांकि मेम्ब्रेन है बीच में, लेकिन इट इज प्योर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट।
इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी का कोई कंजम्पशन नहीं होगा। मैम अगर सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है और ऑक्सीजन लेनी है तो उसमें कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं है सेल का, ठीक है। ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। रुको रुको, सुनो सुनो सुनो। तो CO2 gas accumulates in high concentration inside a cell, whereas the concentration of this gas is lower in the external environment. जैसे मान लेते हैं ये ब्लड स्ट्रीम है और ये सेल के अंदर जा रही है कैपिलरीज। अब बाहर जो कैपिलरी है, बाहर या जो वेसल है, यहाँ पे CO2 कम है और यहाँ CO2 ज्यादा है, राइट बच्चे। तो हम क्या कहेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज इनसाइड, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज आउटसाइड एक्सटर्नल एनवायरमेंट में। When there is a difference of concentration of CO2 inside and outside, the gas moves out of the cell to the external environment. अपने आप ये क्या हो जाएगा, अपने आप से इनका मूवमेंट बाहर की तरफ हो जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ CO2 मूव कर जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। सिमिलरली ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है और अंदर ऑक्सीजन कम है, तो सिंपली ऐसे, अंडरस्टूड, Yes, ma'am. राइट, ओके। तो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट केस समझते हैं। देखो ये एक सिंपल एमीबा सेल बनाया हुआ है। एमीबा इज अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर Yes, ma'am. ऑर्गेनिज्म। तो ये उसकी सूडोपोडिया है ना, उसकी फॉल्स फीट एक्सटेंशंस हैं ये। तो ये सूडोपोडिया है, ये एक अमीबा है जो कि इरेगुलरली शेप्ड ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी शेप कंटिन्यूअसली चेंज कर सकता है। तो दिस इज एन एमीबा। अब एमीबा में क्या है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा होता है तो वो सिंपली बाहर की तरफ मूव कर जाता है, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो सिंपली अंदर डिफ्यूजन कर जाता है। दैट्स इट, सिंपल। और एमीबा बड़ा ही सिंपल है बनाना। आपको एक बाउंड्री ऐसे इरेगुलर शेप बाउंड्री बनानी है, एक उसके अंदर न्यूक्लियस बनाना है, न्यूक्लियस के अंदर की कोई ऑर्गेनेल बनाने की जरूरत नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक फूड वैक्यूल बनाना है, ठीक है। मैम सिर्फ ये दो स्ट्रक्चर्स बनाकर न्यूक्लियस के साथ आप पूरा अमीबा शो कर सकते हैं। amoeba is the ever easiest diagram in science. राइट, एग्जैक्टली। और डिफ्यूजन एक्सप्लेन करने के लिए सिंपली CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो वो सिंपली बाहर डिफ्यूज हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है अंदर कम है तो वो सिंपली अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। इसका मतलब CO2 को, O2 को कोई नेजल पैसेज, कोई लंग्स नहीं चाहिए अमीबा में अंदर जाने के लिए, है ना। फ्रॉग को जैसा मॉइस्ट स्किन चाहिए, फिश को जैसा गिल्स चाहिए, ह्यूमंस को लंग्स चाहिए, एमीबा को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ऑक्सीजन डायरेक्टली सेल के अंदर आता है और डायरेक्टली सेल से बाहर चला जाता है। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो Yes, इट्स अ ma'am. प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन दैट हैपेंस देयर। Okay, whenever you put a drop of food coloring in a glass, then you can see that one or more concentrated solution become diluted in the one that is less dense comparatively. Not important, छोड़ दो ये भी। वही छोटा सा एग्जाम्पल ही दे रहे हैं। चलो अब हमें समझना है ऑस्मोसिस क्या है और ऑस्मोसिस की टाइप्स भी समझनी है हमें बहुत ध्यान से। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की मूवमेंट है बेटा ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट की मूवमेंट, राइट। कहाँ पर, कहाँ को जाएगा सॉल्वेंट, From जहां high to पर low. हाई टू लो नहीं बोलते हैं, अब 9th क्लास में हो, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। सॉल्वेंट की मूवमेंट फ्रॉम वेयर देयर वाज लेस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। रेजिन का केस याद करो, हाई सॉल्यूट अंदर था, शुगर्स और सॉल्ट आयंस अंदर थे ज्यादा, लो सॉल्यूट कंडीशन बाहर थी, पानी बाहर से अंदर चला गया From low to high उसको soluble. डाइल्यूट करने, उसे डाइल्यूट करने, क्योंकि हाई सॉल्वेंट कंडीशन बाहर थी, सॉल्वेंट बाहर ज्यादा था और यहाँ सॉल्वेंट कम था लेकिन सॉल्यूट यहाँ ज्यादा था। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? देखो यहाँ पढ़ो ध्यान से ये क्या कह रहे हैं। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू द लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्वेंट के केस में एक्सप्लेन करोगे तो आप कहोगे जहां पर हाई सॉल्वेंट है और जहां पर लो सॉल्वेंट है वहां से हाई टू लो का मूवमेंट हो जाएगा।
आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं? अगर सॉल्वेंट कहोगे तो हाई टू लो, अगर सॉल्यूट कहोगे तो low लो to टू high. हाई। ठीक है। Osmotic pressure is the external pressure needed to be applied so that there is no net movement of solvent across the membrane। और ये कब तक काम होता रहेगा? जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाती दोनों तरफ सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन, है ना? तो एक्चुअली इसे करने का पुल क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज द पुल। Osmosis was first observed by Jean Anton Nollet। इंपॉर्टेंट ही नहीं है, छोड़ो, चलें आगे। ओके, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने दो तरीके के शुगर सॉल्यूशंस लिए, एक डाइल्यूटेड जिसमें पानी ज्यादा था, चीनी कम है। देखो ये रहे चीनी के पार्टिकल्स, तो पानी ज्यादा है और चीनी कम है। दूसरी तरफ पानी कम है और चीनी ज्यादा है। देखो मैम देखो इस तरफ चीनी ज्यादा है ना, राइट और नॉट बच्चे? और हमने yes, इसके बीच में पार्शियली मेम्ब्रेन परमिएबल एक मेम्ब्रेन लगा दी, एक मतलब कुछ लाइक आप लगा लो जैसे बहुत फाइन मेम्ब्रेन, जैसे कोई क्लॉथ का पीस लगा दिया, राइट? Woolen cloth. कोई भी एक टाइप का, अभी के लिए क्लॉथ इमेजिन कर लो उसे। Okay. और अब आप देखेंगे थोड़ी देर में ऑस्मोसिस होगा और क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि जो वाटर पार्टिकल्स है, जहां पर वो हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन था, यहाँ हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है, यहां से इस तरफ को मूवमेंट चलती रहेगी। सॉल्वेंट के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, तो हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर जाता रहेगा। शुगर पार्टिकल्स इधर नहीं आएंगे बेटा। So ma'am, फिर how can it be equal if इस side, एक minute, then this side will have more water than this side will have more water than this side. दोनों नहीं तरफ चीनी का स्वाद पानी में सेम हो जाएगा, चीनी सेम कैसे होगा? क्योंकि उधर दूसरी साइड पानी बढ़ा दिया जहां चीनी ज्यादा थी। हाँ बट फिर देन इट विल बी अनइक्वल अमाउंट ऑफ, इसमें ज्यादा पानी होगा देन पर इसमें। बेटा मिठास तो दोनों में सेम होगी। हम मिठास तो सेम होगी बट अगर हम ये माने कि हर एक ग्लास वाटर में 3 स्पून चीनी है, तो यहाँ 1 ग्लास ऑफ वाटर में 3 स्पून शुगर है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो सकता है 2 ग्लास में 6 स्पून हो जाए, पर होगा तो सेम रेशो में। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि किशमिश में जितना जितना गिलास में पानी है उसका आधा किशमिश के अंदर चला जाएगा। नो, रेशियो वाइज सेम होगा। रेशो वाइज मिठास सेम हो जाएगी। आ पर रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? मैम कैन यू ट्राई इट एट आवर होम ये इटसेल्फ? आप लोगों के लिए ये मेम्ब्रेन क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर कोशिश करके देख सकते हो। मैम वैसे हमें ये एक एक्टिविटी आएगी आपकी, जहां मैं आपको कहूंगी कि पोटैटो लो और उसको अंदर से खाली कर लो, ग्रूव कर लो, जैसे वो आइसक्रीम वो होता है ना हाँ स्कूप, उससे खाली कर लो पोटैटो को, और फिर उससे ये एक्टिविटी करना। अभी आएगी वो एक्टिविटी आगे, वो मैम we परफॉर्म got करेंगे a तुम। holiday homework of science that we have to make a working model। पूरी बुक में से कुछ भी बना सकते हैं किसी भी बुक से, बट वो 9th क्लास का होना चाहिए साइंस में। लाइक कुछ भी बना सकते हैं किसी भी चैप्टर से, किसी भी बुक से, एनसीईआरटी भी जरूरी नहीं है। सो यही कर लेना। वी हैव टू, बट इट विल बी नॉट अ मॉडल, इट विल बी एक्टिविटी। नहीं, क्यों, इसका भी मॉडल बनेगा। मॉडल तो इसका एक्चुअली नहीं, कुछ भी, मॉडल तो एक्चुअली कुछ भी हो सकता है ना बेटा। एंड उसको फिर अच्छे से एक्सप्लेन करना है क्लास में जो अच्छा बना के लाए। चलो मैम अभी एक्सप्लेन अभी कर रही है। अभी जल्दी से समझो 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 समझो। तो ऑस्मोसिस क्या है? दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन। इसे मैकेनिकल डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं, जो कि एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, थ्रू विच सेल्स एब्जॉर्ब वाटर विदाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैंने आपको बता दिया ना, तो डिफ्यूजन में कोई एनर्जी खर्च होती है ना ऑस्मोसिस में कोई एनर्जी खर्च होती है, दोनों में सेल की कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। ठीक है। सपोज एन एनिमल सेल और आरबीसी, रेड ब्लड सेल और प्लांट सेल, रियो लीफ पील
is placed in a solution of sugar or salt in water, any of the three things can happen. इनमें से तीन काम हो सकते हैं, ध्यान से समझते हैं. When the medium surrounding the cell has the higher concentration of water as compared to the inside, the cell will gain water by osmosis. तो जब कि हम ये बात कहें कि आपने इनमें से, भले मैं दो केसेस दोनों एक ही पानी में बना देती हूँ, ठीक है, ये रहा जी पानी, और इस पानी में मैंने दो केसेस बना दिए. एक मैंने बना दिया एनिमल सेल कोई, और एक मैंने बना दिया कोई प्लांट सेल. ठीक है, राइट बच्चे. अब दोनों को मैंने पानी में रख दिया और मैं कह रही हूं हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन अगर बाहर है और लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन अंदर है, तो क्या होगा बेटा? हाई सॉल्वेंट से हाई लो टू लो अंदर जाएगा. कंसंट्रेशन. पता है, आप जब ऐसे अंदर की तरफ एरो बनाओगे ना, तो कोई एक एरो बाहर की तरफ भी बनाना, ये बताने के लिए कि आपको पता है कि पानी ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं आता. पानी बाहर भी आता है, लेकिन बहुत कम आता है, बहुत यस. कम आता है. ठीक है, इस तरीके से बना दी हमने पिक्चर. तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल वाटर गेन करेगा, ये दोनों क्या कर जाएंगे? सेल स्वेल हो जाएंगे, स्वेलिंग अप हो जाएगी. राइट बच्चे. तो जो यस ये मैम. स्वेलिंग अप होगी सेल की, इस तरीके के सॉल्यूशन को आप कहेंगे ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है. क्या है ये? हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक. सॉल्यूशन. जहां पर बाहर हाइयर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन था, अंदर लोअर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन था, और पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव किया सेल के, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पर सेल की स्वेलिंग अप हो जाती है. आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? यस मैम. अब आगे देखें. In this situation, the cell swell up and more water will enter in the cell and then leave the cell. तो अब जैसे जैसे वो स्वेलअप होगा, तो उसके अंदर ज्यादा पानी एंटर भी करेगा और बाहर भी आएगा. These swollen RBCs may finally burst, which is called as hemolyzed cells. बेटा देखो, पता है क्या होता है? प्लांट सेल ना बर्स्ट ओपन नहीं होता, फटता नहीं है, फूल फूल के फट नहीं जाता. लेकिन एनिमल सेल फूल के फट भी सकता है, जिसे हीमोलाइज्ड सेल बोलता है फिर. ठीक है. तो जो सेल स्वेल हो के, मोटा हो के ब्लास्ट हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? हीमोलाइज्ड सेल. हीमोलाइज्ड तो सेल. ये वाला सेल जो है, इट हैज गॉट अ चांस ऑफ गेटिंग हीमोलाइज्ड. एनिमल सेल है ना, क्योंकि, तो ये हीमोलाइज्ड हो सकता है, लेकिन प्लांट सेल हीमोलाइज नहीं होते. समझ में आ गई बात? यस प्लांट मैम. सेल स्वेलअप होकर कभी बर्स्ट नहीं होते. ठीक है. चले, क्यों नहीं होते पता है आपको? मैम बिकॉज ऑफ द सेल वॉल. ए शाबाश, गुड गर्ल. क्योंकि वहां पर एक बहुत प्रोटेक्टिव थिक सी कवरिंग है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो उसे बर्स्ट नहीं होने देता. ठीक है. चलो नेक्स्ट. When the medium surrounding the cell is of precisely the same water concentration as the cell, जब इस तरीके का एनवायरमेंट हो आपके पास, जहां पर बाहर और अंदर सेम तरीके का कॉन्सेंट्रेशन हो, बाहर और सेल के अंदर सेम तरीके का कॉन्सेंट्रेशन हो, तो अब हम उसे क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक मतलब ऑलरेडी थिंग्स आर एट पीस, ना कोई मूवमेंट अंदर ना कोई मूवमेंट बाहर, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ जितनी मूवमेंट अंदर उतनी मूवमेंट बाहर, सेम मूवमेंट होती है. इक्वलाइज्ड. उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. उसमें कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी, जैसा सेल है वैसा ही दिखेगा सोक करने के बाद भी आपको. ठीक है. तो देयर बी नो नेट मूवमेंट. नेट मूवमेंट मतलब जितना पानी बाहर आएगा सेल से, उतना ही पानी अंदर भी चला जाएगा. अंदर भी है. तो जितने एरोहेड्स आप बाहर की तरफ बनाओगे, उतने ही एरोहेड्स आप अंदर की तरफ भी बनाओगे. आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. आइसोटोनिक. क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है बच्चे? हो रही है. आगे चले. यस जैसे मैम. उन्होंने हमें एक बताया, रिंगर सॉल्यूशन एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है फॉर एनिमल सेल्स. अब ये ना मतलब ये अगेन आईसीएससी लेवल की थोड़ी सी बात हो गई, तो हम इसे लिख लेते हैं. मुझे लगेगा कहीं बताने की जरूरत है तो मैं बताऊंगी, अदरवाइज जरूरत नहीं है इसको करने की. ठीक है. In this
कंडीशन वाटर मूव्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शंस, अंदर भी जा रहा है बाहर भी जा रहा है, और अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग आउट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग इन, तो सेल विल रिटेन इट्स सेम साइज, सेल के साइज में नो चेंज, नो चेंज इन सेल सेल साइज। साइज। और यहाँ पर क्या था, सेल स्वेल अप हो रहा था। आ गई इतनी बात समझ में बेटा कि नहीं आई? यस मैम। लास्ट देखते हैं आज के लिए, व्हेन द मीडियम हैज लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, पानी की कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है, मतलब कैसे कर सकते हैं हम ऐसा कि पानी की कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम हो? मैम बाहर वाले वेरी पानी शुगरी में, सॉल्यूशन एंड यस, बाहर के पानी में चीनी या नमक मिला दो। आप जिस भी चीज में भिगो रहे हो ना कुछ, उसमें नमक या चीनी मिला दो। कोई सोच सकता है अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल में ऐसा आपने कब किया हो? मैम जब पुराने का उस पानी में ही और डाल दिए। क्या करते हैं बताओ सानवी? मैम आई वाज सेइंग कि जो पहले से वो किशमिश का पानी है उसमें एक और किशमिश डाल दिया। नहीं, और सोचो, आप करते हो ये काम, ये तो आपने कभी काम मम्मी को करते हुए देखा नहीं होगा कि किशमिश वाले पानी में मम्मी और किशमिश भिगो दे। मैम वही मैं हो करती जाएगा थी। सेम हाइपोटोनिक। मैं बताऊं आपको, आपने यस। कभी सुना है पैरों में स्वेलिंग हो गई, दादी नानी को कहते सुना हाँ हो, नमक वाले पानी में पैर भिगो लो? हाँ। यस सुना है? मैम। कभी यस। ऐसे सुना है कि वो गम्स में पेन हो रहा है तो नमक वाले पानी से गरारे कर लो? यस हाँ। है ना? क्यों करते हैं पता है आपको? मैम नहीं। क्योंकि जब बिकॉज हम वो इस जो पानी में नमक डिसॉल्व कर देते हैं, तो हम बाहर इस वाटर को बना देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Hypertonic. और जब ये हमारे सेल्स के टच में आता है, तो हमारे सेल्स के अंदर जो स्वेलिंग हो रही होती है, उनके अंदर जो फ्लूइड्स भरे होते हैं, वो बाहर की तरफ उस पानी में आ जाते हैं, और अंदर स्वेलिंग कम हो जाती है। कुछ समझ में आया? यस चलो हाँ फिर से आया। एग्जाम्पल, कुछ फिर से समझाती हूँ। मान लो कि ये मेरा एक गम सेल है जिसमें पेन हो रही है, और इसके अंदर ना स्वेलिंग हो गई है, ये मोटू सा हो गया है, स्वेल हो के ना इसके अंदर फ्लूइड्स भर गए हैं, दर्द हो रही है इस सेल के अंदर, चीक्स में। और मम्मी ने बोला कि नमक वाले पानी से गरारे कर लो बेटा, या नमक वाले पानी को थोड़ी देर मुंह में रख लो। तो देखो, मम्मियों को पता भी नहीं है वो कितनी बड़ी साइंटिस्ट है ना? तो अब आपने क्या किया, इसके आसपास वो पानी क्रिएट कर दिया जिसके अंदर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई है, क्योंकि नमक वाला पानी है ना, तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई है। राइट और नॉट बच्चे? और यस अब मैम। क्या होगा, जब आप इसे मुंह में रखोगे, आप इसे गागल्स करोगे, आप इससे माउथ को रिंस करोगे, तो पानी हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन अंदर है, लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन बाहर है, तो बाहर को आ जाएगा वो पानी, इक्वल करने के लिए वो बाहर आ जाएगा। और उसमें स्वेलिंग कम हो जाएगी, वो श्रिंक हो जाएगा, और मेरी पेन कम हो जाएगी। ऐसे ही आपके मसल सेल्स में भी होता है, पैरों में। कभी नोटिस किया है कि वैष्णो देवी या ऐसी कोई ट्रैकिंग करके आओ, और क्या होता है उसके हाँ बाद, पैरों में बहुत बहुत। पेन हो रहा होता है ना? तो उसके अंदर भी फ्लूइड्स भर जाते हैं। अब वो क्या फ्लूइड्स होते हैं उसको जब थोड़ा और बड़े होगे तो बताएंगे, वो लैक्टिक एसिड होता है, क्यों होता है, क्या हाँ होता है, छोड़ो अभी उस बात लैक्टिक को। एसिड तो करा था 8th में। तो करा था? अच्छा फिर मैम ठीक है, करा करा होगा। था। हाँ ठीक है, फिर सुनो 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 सुनो, टॉपिक पे आओ। तो हम क्या करते हैं, हम तो यहाँ तो वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर के अंदर टॉवल को डिप करते हैं, उसको स्क्वीज करते हैं और अपनी लेग्स के अराउंड रैप अप कर लेते हैं। उससे भी हम क्या कर रहे हैं, नमक वाला पानी है ना वो, उससे भी हम क्या कर रहे हैं, या तो हम अगर वार्मथ दे रहे हैं तो लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, या फिर अगर वो स्वेलिंग है उसमें फ्लूइड्स भर गए हैं तो फिर हम उसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख रहे हैं ताकि अंदर से फ्लूइड्स बाहर आ जाए। ऐसे ही हम एक और काम करते हैं। आपने कभी देखा है जब मम्मी बहुत देर तक क्लोथ्स वॉश कर रही होती है, तो हाथ मम्मी के में। हैंड्स रिंकल्ड हो जाते हैं? हाँ यस मैम। क्यों हो पानी जाते हैं में। हैंड्स मैम रिंकल्ड? बिकॉज हैंड्स के जो सेल है वो नॉर्मल है, और जो वो वो है पानी लाइक जो लूज सोप करते है। हैं टू द। जो पानी है बाहर जिसमें क्लोथ्स वॉश कर रहे हैं, वो एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, क्योंकि Hypertonic. उसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है। यस मैम मैम। स्विमिंग की बात भी होता है उसमें क्लोरीन की क्लोरीन वजह होता से। है, उसमें क्लोरीन और आयंस होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं। बट मैम बट नहाते वक्त ज्यादा देर नहाते हैं तो भी हो जाता है। तो तब वहां सोप होता है। मैम नहीं तो ऐसे नॉर्मली। आपके आपके सेल्स, बॉडी के सेल्स
बॉडी का पानी बाहर रिलीज कर रहे हैं क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन हाई है। आ रही है बात समझ में बेटा कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ये हुआ हाइपरटोनिक। अब इसे याद कैसे करोगे, ये याद ही नहीं रहता कौन सा मैम मेरे पास हाइपरटोनिक, ट्रिक है ये इसकी। हाइपरटोनिक। तो हाइपर आपको बहुत क्या, ज्यादा मैंने होता है। मैंने 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 कैसे याद किया वैसे सुनो। मैम मेरे पास हिप्पो मोटे होते हैं ना, हिप्पो, हिप्पो मोटे होते हैं ना, तो हिपोपोटामस मोटा होता है ना। जब सेल मोटा हो जाएगा, सेल की स्वेलिंग अप होगी, तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है। बाकी उसका रिवर्स ही है, हाइपोटोनिक मैम उसका रिवर्स है और एग्जैक्ट आइसोटोनिक। मैम एग्जैक्ट मेमोरी ट्रिक हमारे स्कूल की टीचर ने बताई है, डिटो तो एग्जैक्ट। मतलब टीचर बहुत पुरानी टीचर है, बहुत पुरानी ट्रिक है ये। ठीक है, आपसे ली होगी। मैम चलें अभी यस मैम। आगे चले बेटा। ये ट्रिक्स ना जनरेशन्स पे पास होती रहती है, ये हमारी बनाई हुई ट्रिक्स कम होती है। मतलब हाँ, मेरी भी कुछ बनाई हुई ट्रिक्स हैं, अब मैम इतने लाइक सालों बाद तो आप हम खुद जो ट्रिक्स ट्रिक्स बनाने लग जाते हैं। आप जो ट्रिक्स हमें बताते हो वो हम क्या पता टीचरों के किसी और को बता दे और वो आप उसको बता दो, तो वो ऐसा कोई दुनिया में, मैं अकेली टीचर नहीं हूँ बेटा। ये जनरेशन से पास हो रही है, हमें भी हमारी टीचर्स ने दी थी जो हम आपको आगे पास कर रहे हैं, है ना। और अच्छी टीचर वही होती है जो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाए नहीं, उसे याद करने या रिटेन करने में भी साथ में हेल्प करे। मैम अभी मेरे को बस मेरी एक बात ओके सुन लो, एक ओके बात सुन लो। मैंने यहाँ पर आपको ये बात बता दी कि सेल, छोटा हो एनिमल जाता सेल है। बर्स्ट ओपन हो सकता है, हाँ हीमोलाइज्ड हो सकता है, प्लांट सेल हीमोलाइज नहीं हो सकता। नहीं हो ये यहाँ सकता। पर तीनों की फोटो बनी है, देखो। ये H2 बाहर आ रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक हो रहा है। आइसोटोनिक में जैसा था वो वैसा ही है, और हाइपोटोनिक में सेल मोटा है, और देखो एनिमल सेल है तो वो बर्स्ट ओपन भी हो गया। हाँ ठीक है ना, बात आ गई ना समझ में, कुछ दिक्कत तो नहीं है। अब इन्हें टर्म्स की तरह समझो। जो सेल जब पानी बाहर निकालता है तो वो हो जाते हैं बेटा प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स। एक टर्म पड़ी अभी हीमोलाइज्ड। हीमोलाइज्ड क्या, जब एनिमल सेल फट जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो आप उसे हीमोलाइज्ड कहेंगे। प्लाज्मोलाइज्ड क्या है, जब सेल श्रिंक करता है तो एक्चुअली पूरा सेल श्रिंक नहीं करता। जो उसके अंदर जेली लाइक साइटोप्लाज्म इमेजिन किया था, जिसे ऐसे हाँ हाथ में उठाओगे तो पूरा हाथ में आ जाएगा, हाँ सिर्फ साइटोप्लाज्म अंदर श्रिंक कर जाता है। तो जगह खाली हो जाती है, तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ झुक जाती है। आ रही है जेली बात का समझ में? एयर निकल जाता जेली, है। जेली सिर्फ अंदर स्क्वीज हो जाती है, हम्म और जेली सिर्फ स्क्वीज होती है तो खाली एरिया क्रिएट हो जाता है, जिसके लिए लेयर्स अंदर को दब सकती है। यस ठीक है, मैम। तो ये हुआ प्लाज्मोलाइज सेल जो श्रिंक हो गया है। मैम मुझे एक फ्लैसिड डाउट है। सेल, फ्लैसिड सेल हैप्पी सेल, जो ना तो मोटा हुआ ना पतला हुआ, ये हमारा खुश सेल है आइसोटोनिक में। ठीक है, और ये है हमारा टर्जिड सेल, जो मोट के हिप्पो जैसा हो गया, ये टर्जिड सेल। आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आ गई? आज की क्लास ओवर। इसे यहाँ तक याद जरूर कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन इस चैप्टर में ऑर्गेनेल बेस्ड आएगा, एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड आएगा, और एक क्वेश्चन इस चैप्टर से डेफिनेटली ऑस्मोसिस पे बेस्ड आएगा। यस हैव अ बेट, डेफिनेटली। ठीक है, मैम तो एक ऑस्मोसिस के डाउट है। तीनों पार्ट समझने बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से रीड करना। और बाय, मेरा नेक्स्ट बैच ऑलरेडी 6 मिनट्स लेट है। बाय।